फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसे, खुद ही आँखों से सजदे टपक जाएंगे, ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली तो हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन माह रमज़ान, द फर्स्ट एवर डिजिटल transmission of Ramzan brought to you by Tim's Media on the YouTube page of Dr. Moiz Hussain, Mind Sciences Official, and I hope आप बड़ा enjoy करोगे। हम रोज़ नए नए टॉपिक लाते हैं, वो टॉपिक लाते हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक हम सबकी ज़िंदगियों से है, और ये टॉपिक से हम जो भी डिस्कशन करते हैं उनसे आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है। सर कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। कैसे जा रहे हैं अब तक के रोज़े? अच्छे जा रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी कम हुई है कराची में, ज़रा गर्मी के साथ साथ मेहनत भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारी तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखो ना, इसी हफ्ते अब हम सफ़र का सामान बांधेंगे, शहरों में जाएंगे रेकी कराने। हाँ। तो वो भी एक है और हर रमज़ान में करते हैं हम, और बिलखुसूस रमज़ान में हम करते हैं। इनफैक्ट अभी तो हमारी जो हम तो खैर ये वाला शो कर रहे हैं, और डॉक्टर मोइज़ जो हम ड्रामा कर रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग जो एंड में वो बात करते हैं उसकी भी है। हमारी टीम आपके लिए मेहनत करके एक पूरा ड्रामा ला रही रमज़ान की ईद, जिसके अंदर मैं और आप हम दोनों उस पूरी जर्नी को देखेंगे कि क्या रमज़ान ईद कर पाएगा कि नहीं। रोज़ ब रोज़ रमज़ान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और एक कोई ना कोई नया स्ट्रेस उसकी ज़िंदगी में आ रहा है जो उसको वो कहीं शुक्र करने की कोशिश करता है, कहीं करता है अब बात संभल गई है, लेकिन फिर कोई स्ट्रेस आ जाता है तो वो स्ट्रेस उसको बिल्कुल डीमोटिवेट कर देता है। लेकिन
फिर भी रमज़ान ने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। और अगर आप चाहते हैं रमज़ान अपनी हिम्मत ना हारे तो रमज़ान की वीडियो को, रमज़ान की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट पीपल कैन वॉच एंड लर्न। यस, और ये कहानी का ताल्लुक हम सब की ज़िंदगी से है, हमारे माशरे से है। बदलते हुए हालात, महंगाई, ज़िंदगी के चैलेंजेस, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। तो इट्स एक्सीलेंट एफर्ट बाय टिम्स मीडिया, बिल्कुल बड़ा कमाल का काम। अच्छा सर, बात हो रही थी रमज़ान के स्ट्रेस की, तो मैंने कहा चलो आज स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस कितना बड़ा कॉमनली लोग यूज़ करते हैं वर्ड, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, अरे जी मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। ये जो स्ट्रेस वर्ड है, आपको नहीं लगता कि बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, या फिर इतने सारे लोग स्ट्रेस में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दोस्तों, स्ट्रेस आज के ज़माने का नहीं है। इंसान जब गारों में रहता था तभी भी स्ट्रेस था। सही। नौयत स्ट्रेस की डिफरेंट थी। स्ट्रेस बेसिकली एक इंजीनियरिंग टर्म है जो 17वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसको कॉइन किया, और इसका ये मतलब है कि शदीद दबाव, शदीद तनाव, उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो जिस दौर में इंसान गार में रहता था वहाँ स्ट्रेस था मौसम का, ख़तरनाक जानवरों से जान बचाना, दूसरे कबीलों से अपने आप को बचाना, खुराक की तलाश, और अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका स्ट्रेस। मॉडर्न ज़माने का स्ट्रेस डिफरेंट है, उसकी नौयत डिफरेंट है। आज इंसान जो कभी कभी मुझे हैरत होती है कि एक गरीब आदमी रोटी की तलाश में मीलों चलता है और एक अमीर आदमी उसी रोटी को हजम करने के लिए मीलों चलता है। तो देखिए फ़र्क दोनों में, ट्रेडमिल पे चलता है, दोनों में कितना फ़र्क है। अच्छा, आज के ज़माने में पैसे ना होने का स्ट्रेस, घर में नाचाकी उसका स्ट्रेस, मोहब्बत ना मिले उसका स्ट्रेस, प्रमोशन ना हो आपका उसका स्ट्रेस, अच्छा कोई बीमारी हो जाए तो स्ट्रेस, ऑल ऑफ अ सडन कोई एक्सपेंस आ जाए बहुत बड़ा उसका स्ट्रेस। तो आज के दौर में पढ़ाई का, एजुकेशन का स्ट्रेस सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को होता है, और जॉब के अंदर स्ट्रेसफुल, डेडलाइंस मीट करनी है, टारगेट्स अचीव करने हैं। अच्छा, अभी तक ये जो सारे आप स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे ये तो हमने भी देखे हैं। आई वुड से द मिलेनियल जो जनरेशन थी उसके ये स्ट्रेसेस थे। अब जो जनरेशन आ रही है और अब हमारे स्ट्रेसेस थोड़े चेंज हो रहे हैं। इन अ वे हमारा स्ट्रेस है कि मुझे सोशल मीडिया पर कितने लोग फॉलो करते हैं, मेरी किसी पिक्चर को कितने लोगों ने लाइक किया है, या किसी ने मेरे लिए कोई नेगेटिव रिमार्क तो नहीं दे दिया। फिर वो सारे फिल्टर्स का पिक्चर पे लगाने का स्ट्रेस, मुंह पे एक दाना निकला है उसका स्ट्रेस। सो डोंट यू थिंक दैट एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, एज वी आर इवॉल्विंग इन लाइफ, somehow our stresses are becoming very meaningless but have a very big impact on us? इवन बहुत ज़्यादा वक्त मोबाइल फ़ोन पे लगाना वो भी स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा टीवी देखना भी स्ट्रेसफुल, राइट? तुमने कहा जैसे हम इवॉल्विंग हो रहे, बेसिकली मैं ये समझता हूँ हम टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व हो रहे हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो रहे। सही। बहैसियत इंसान हम इस माशरे की ख़ास मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान में हम स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं कर रहे, हम ह्यूमन लेवल पे इवॉल्व नहीं करें, इंसानियत के तौर पे इवॉल्व नहीं करें, इखलाकी तौर पे हम इवॉल्व नहीं कर रहे। बट ठीक है, टेक्नोलॉजी आई, नए से नया फ़ोन आ गया, इंटरनेट 3G से 4G हो गया, और बहुत सारी सहूलतें ज़िंदगी में आ गई, अच्छी मेडिसिन आ गई, अच्छे हॉस्पिटल्स खुल गए। बट इंसान जो इवॉल्व करना चाहिए था, जो पर्पस था उसका, वो नहीं हुआ। तो अब हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैरिटल डिस्प्यूट है, तलाक स्ट्रेसफुल है, जॉब का चले जाना स्ट्रेसफुल है। आम तौर पर आज मैं एक बड़ी अजीब व गरीब बात बताता हूँ, आम लोग आम तौर पर हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रेस होता है, एक ऐसा फैक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब वो क्या है? और वो है फीलिंग ऑफ गिल्ट, एहसास जुर्म। ओके। नदामत हो, एहसास हो, जुर्म का हो, गलती का हो। यानी जब इंसान गुनाह करता है या ख़ता करता है तो बज़ाहिर तो छुपा लेता है अपने आप से, मगर अंदर जो उसका, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, वो इतनी बुरी तरह मलामत करता है कि वो स्ट्रेस कॉज करता है। वो स्ट्रेस फिर आपके जिस्म के अंदर जितने भी आपके सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उन सबको मुतासिर करता है। हर सेल के पास इंफॉर्मेशन जाती है। हम अगेन बड़ी अजीब सी बात है कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे मोहब्बत हो गई किसी से, तो मेरा घुटना भी मोहब्बत में मुब्तला है, मेरी आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, मेरे जिस्म का हर हिस्सा उस मोहब्बत में मुब्तला है। तो इसी तरह अगर मुझे गुस्सा है तो पूरा जिस्म गुस्से में मुब्तला है। तो जब आप ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत आता है आपको, ख़ासकर फीलिंग ऑफ गिल्ट से, तो पूरा जिस्म का निज़ाम मुतासिर होता है। सही। जब सेल्स मुतासिर होते हैं तो सिस्टम मुतासिर होता है, ऑर्गेनिक सिस्टम जिसको कहते हैं। उसके बाद बीमारियाँ, मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ठीक।
आप सब ने अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या आपको एहसास जुर्म है, क्योंकि अगर है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस के कॉज करने का। हम जाएंगे, देखेंगे आगा अब्बास साहब को, तिब्ब नबी के हवाले से हमसे बात करेंगे। जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोइज़ से बात पूछेंगे कि क्या कंपेटिटिव होना अच्छी बात है, क्योंकि कंपेटिटिव होने में बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिप्रेशन पे बात हो रही है तो डिप्रेशन के लिए मैं एक रूहानी इलाज बताता हूँ अपने सुनने वालों को कि बहुत ही आसान और सहल इलाज है। और सजदे की हालत सजदा में 100 मरतबा आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। 100 मरतबा जब आप सजदे की हालत में आप ये पढ़ेंगे तो आपकी डिप्रेशन दूर होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा दूसरा तरीका और भी है, रुकू और सजदे को तूल दीजिए, यानी कि उसमें आपने आराम से पढ़ना है और आपने रुकू में सजदे में सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही आराम से पढ़ना है, तेज़ी से नहीं पढ़ना है। मतलब आप थोड़ा सा रुकू और सजदे को थोड़ा सा तूल देंगे तो आप उससे भी डिप्रेशन दूर होती है। अगर आप तस्बीह पढ़ेंगे, यानी कि आप 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ें और साउंड के साथ पढ़ें और एक्यूरेसी के साथ, यानी कि 34 दानों पे आप पढ़ें अल्लाह अकबर, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, फिर उसके बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा। आप इस तरह से करके देखिए। ये तस्बीह आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, आपकी घबराहट, पल्पिटेशन, बीमारियों की कसरत, इन तमाम चीज़ों से आपको छुटकारा हासिल होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर फुर्ती पैदा होगी, आप एक्टिव रहना शुरू हो जाएंगे। आपकी नींद के अमराज अगर आपके साथ हैं, नींद नहीं आती है, जब दिमाग पुरसुकून हो जाता है तो नींद बेहतरीन आती है। ये जो तस्बीह मैंने आपको बताई, इस तस्बीह के पढ़ने की वजह से आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको अपने अंदर एक ठहराव, अपने अंदर एक सब्र, अपने अंदर एक गुड फीलिंग्स महसूस होना शुरू हो जाएंगी। तो आप एक तस्बीह पढ़ें और सजदे की हालत में वो दुआ पढ़ें जो मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। और इसके अलावा ग़िज़ा जो आप तनावुल करें, हमेशा याद रखें, जब भी खाना खाएं थोड़ी सी कसक बाकी रह जाए, यानी कि आपके जहन में ये हो कि मैं अगर थोड़ा और खा सकता था, अगर थोड़ी सी आप खाने की कसक बाकी रह जाएगी, उस वक्त अपना हाथ खाने से खींच लीजिए। जिस वक्त ख्वाहिश और बाकी हो उस वक्त अपना हाथ खाने से खींच लीजिए। आप देखेंगे कि जब आप ज़्यादा खाना छोड़ देंगे, इस आदत से अपना पीछा छुड़ाएंगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी जहनी अमराज, बहुत सारे नफ्सियाती अमराज, बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां और बहुत सारी रूहानी बीमारियां सिर्फ ग़िज़ा की ज़्यादती की वजह से जो आ रही थी वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। यही ग़िज़ा आपको ज़िंदगी अता करती है और यही ग़िज़ा अगर आप एतदाल से बढ़ के खा लें, ग़िज़ा तनावुल ज़्यादा कर लें, यही ग़िज़ा आपको बीमारियों से दो चार कर देती है। हमेशा याद रखिए, ये जो एतदाल पसंदी है इसमें अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, इसमें अल्लाह ने बड़ा कमाल रखा है। इससे फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह ताला नए मौजू पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे मैसेजेस पे लिखिए, हमारे इस फेसबुक पेज पे लिखिए। हम आपके वो मैसेज पढ़ने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम्स हल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वेलकम बैक। और अभी आपने देखा आगा अब्बास साहब को, बड़ी खूबसूरत तिब्ब नबी के हवाले से हमसे बातें शेयर की हैं। एंड आई होप अ लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो गिविंग अस फीडबैक्स कि वो जो है उन बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, एंड उनकी ज़िंदगी में फ़र्क भी आ रहा है।
सो एक रवायत है जो वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, पीपल आर फॉलोइंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन, इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस एज वेल। बिल्कुल सही है। हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। अच्छा सर, बात होती है कंपटीशन की, एवरीबडी इज इन अ कंपटीशन, बेहतर से बेहतर। कुछ लोग किसी और के साथ कंपटीशन करते हैं, कुछ अपने आप से करते हैं। सर आपको लगता है कंपेटिटिव होना इज गुड या कंपेटिटिव होने से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है? पिछले सेगमेंट में हमारा एक जुमला तुमने कहा था और मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, एहसास से जुर्म होना और कुछ ना करने से स्ट्रेस बढ़ता है। ओके। मतलब पालना और ये करना, अच्छा ठीक है क्या बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जितने भी दुनिया के मज़ाहिब है, बिलखुसूस में इलामी मज़हब, कुरान पाक आया मुसलमानों पर, फिर क्रिश्चियनिटी पे बाइबल आई, जूस के ऊपर तौरात आई, तो उसमें अजीब व गरीब चीज़ अल्लाह ने कमाल की रखी है। अल्लाह ने करम किया है, क्रिश्चियन कोई जुर्म करता है तो चर्च में जाता है, कन्फेशन बॉक्स में बैठता है, अपने जुर्म को एतराफ़ करता है और बताता है जुर्म को, तो वो हल्का हो जाता है। ठीक है, हम जाए नमाज पे सजदा करके परवरदिगार से इस्तग़फ़ार तौबा मांगते हैं और हमारा दिल हल्का हो जाता है, तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो अगर कोई गलती होती है और एहसास है जुर्म हो, तो फ़ौरन तौबा मांगनी चाहिए, फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में जाके फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगे, ताकि वो जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाए। तो नदामत करना क्या इनफ है कि इसके बाद कोई एक्शन भी लेना है? अब पहला तो केस ये है। दूसरा, जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है, तौबा मांगता है, इसका ये मतलब है कि मैं दूसरी मरतबा कॉन्शियसली नहीं करूँगा, सही, बाहोश रहते हुए मैं ये गुनाह या गलती नहीं करूँगा। राइट, अल्लाह माफ़ कर देता है, हज़ारों लाखों करोड़ों मरतबा माफ़ कर देता है, मगर इंसान तहिया कर ले कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, ठीक तो है, वो एक्शन हुआ उसका। वो एक्शन हुआ। तो कॉन्शियसली पहले रियलाइज करना, फिर उसको एक्सेप्ट करना, और फिर उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो दैट विल डिक्रीज दी स्ट्रेस। अच्छा, हम बात करते हैं कंपेटिटिवनेस की। देखिए, मुझे याद है एक दफ़ा एक साहब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मोस्ट सीनियर पोजीशन पे थे, ही वाज द CEO, मल्टीनेशनल कंपनी थी बहुत बड़ी। तो वो एक दिन मेरे वर्कशॉप में आए, हमारे दोस्त बन गए थे वो उसके बाद। तो उन्होंने वर्कशॉप जब ख़त्म हुआ, 2 दिन का था, तो मुझे कहा था कि मैंने एक चीज़ आपके वर्कशॉप से सीखी है, और वो ये सीखी, असल कंपटीशन सामने वाले से नहीं होता, अपने आप से होता है। ब्यूटीफुल। ठीक है, जब आप दूसरों से कॉम्पीट करते हैं तो स्ट्रेस होगा, ओके, क्योंकि ज़ाहिर है आपसे कोई अच्छा होगा, कोई आपसे अच्छा नहीं होगा, और फिर ज़ाहिर है वो भी कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जो टारगेट सेट करना है वो अपनी कारकर्दगी और अपनी सलाहियत का सेट करना क्योंकि आपका गेज है ना, अपना गेज है। आप ये करें कि जी एवरी डे आई शुड बी बेटर देन यस्टरडे, ब्यूटीफुल, कि आने वाले कल आज से मैं बेहतर हूँगा। तो अब उस बेहतरी में आपने सामने वाले शख्स को नहीं रखना, आपने अपनी कारकर्दगी देखनी है कि मैंने मिसाल के ऊपर कंपनी में मैंने आज जितना काम किया, आज इतने टारगेट अचीव किए, मैंने इतनी कॉल्स की, कल मैं उससे ज़्यादा कर सकूँ। ये असल चीज़, उसमें स्ट्रेस नहीं होगा। मगर किसी शख्स से आप करेंगे तो हमेशा स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपका गेज नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर, ये एक जुमला है जो हमारी वर्कशॉप है सिल्वा, जिसके अंदर हम बार बार दोहराते हैं और हम आपको अल्फा लेवल में जाके जुमला आपके जहन में डाल देते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सिल्वा इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एंड पीपल हैव बेनिफिटेड। ये तो रिसर्च है, 20 साल की रिसर्च है, ठीक है, स्टडीज। अभी हम जाके देखेंगे योगी वजाहत साहब को। जब हम वापस आएंगे तो हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे, क्या छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है और छोटे बच्चों को क्या स्ट्रेस कंपैरिजन कॉज करता है। सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। माह मुबारक में, रमज़ान में, जहाँ अल्लाह की बरकतें, फैज़ और करम हम पे खूब बरस रहा है, वहाँ पे हम वो चीज़ें भी खा रहे हैं जो आम तौर पे हम नहीं खाते। ये भी अल्लाह का करम है। आज दस्तरखान जिस तरीके से सजता है, आम तौर पे हमारे घरों में दस्तरखान ऐसे नहीं लगता। आज जिस तरह अफ्तारी हम लेके जा रहे होते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में और दीगर लोगों को एहतमाम करते हैं अफ्तारी पे, आम तौर पे ऐसा नहीं होता। ये भी अल्लाह का फजल है, करम है कि परवरदिगार ने हमें इस काबिल किया कि हम अपने पड़ोसी के ख्याल, जो कि हमें रखना चाहिए, हम और ज़्यादा बेहतर रखते हैं। लेकिन इन तमाम ख्यालों में हम एक ख्याल नहीं रख पाते, वो है हमारा ये पेट। और हम हर को वो चीज़ खा जाते हैं जो हमारे सामने आती है।
उसमें पकोड़े भी हैं, उसमें समोसे भी हैं, उसमें रोल भी हैं, उसमें तली हुई चीज़ें हैं, और तली हुई चीज़ों के फ़ौरन बाद हम ठंडा शरबत पीते हैं, और ठंडे शरबत के बाद फ़ौरन जनाब हम कोई ना कोई और चीज़ खा लेते हैं। फ्रूट तो उनका जिक्र ही नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ पे हैं, तो उनको वहाँ से लाना पड़ता है, बड़ी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन आम तौर पे भी आम आदमी भी अफ्तार में वो चीज़ें इस्तेमाल करता है जो तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ाती हैं। लिहाजा आमतौर पे देखा गया है कि आगाज़ रमज़ान में भी और दरमियान में भी अक्सर लोगों का पेट ख़राब हो जाता है और खट्टी डकारें आ जाती हैं। अगर सहरी में ज़्यादा खा लिया, अफ्तार में खा लिया, तो जनाब सहरी तक डकारें चल रही हैं, पेट ख़राब हो जाता है, डकारें आती हैं, पेट, ये कह लीजिए कि निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। आयुर्वेद और योग इसमें क्या मदद करता है? बहुत आसान सा हल है, ये आप खुद बना सकते हैं। त्रिफला, 3 फल, तिर 3, फला फल, 3 फ्रूट्स, 3 ऐसे फल हैं। ये फल कहते हैं, वैसे तो ये आमतौर पे उस फल की कैटेगरी में नहीं आते जो खिले हुए बिकते हैं। ये पंसारी कैसे मिलेंगे? हड़, बैड़ा और आंवला। हड़, बैड़ा और आंवला। आंवला का हड़ा और बैड़ा, ये 3 चीज़ें हैं। इनको ले लीजिए, इनको पिसवा लें या पिसावा ले लें, हम वज़न ले लें, तो ये जो चीज़ मुरक्कब बनेगा इसको कहते हैं त्रिफला। त्रिफला अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपके सफ़ेद बाल दोबारा स्याह बालों में बदल जाएंगे, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी, आपकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आपकी नज़र बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप हैरान होंगे कि हम योगी इस त्रिफला को मुसलसल भी अगर डेली खाना चाहें तो 11 साल तक कंटिन्यू खा सकते हैं। आप हैरान होंगे कि ये एंटी एजिंग की वो एक पुड़िया है जिसका इस्तेमाल करके लोग दोबारा न सिर्फ जवान होते हैं बल्कि और ज़्यादा यंग होना शुरू हो जाते हैं, कायाकल्पा करते हैं। डे बाय डे बजाय उम्र आगे जाए, उम्र पीछे की तरफ चली जाती है, इतना मुफीद है। और अगर कुछ भी ना मिले तो फिर आंवला ही बहुत है। त्रिफला में आंवला भी शामिल है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको ले लेते हैं तो आप नोट करेंगे कि आपने जो खाया पिया है उसमें थोड़ी सी अगर बत एहतियाती हो भी गई है तो त्रिफला उसको एडजस्ट कर देगा और आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मैंने एक दफ़ा जो आपको बताया फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इसका खुद ही हल बना लें, इसको बना लें, उसको एहतमाम करें। हड़, बहड़ा और आंवला हम वज़न ले लें, हम वज़न पिसवा लें, पिसावा में मिल जाता है। किसी भी पंसारी की दुकान जाके कहें ना त्रिफला दे दें, वो आपको दे देगा, बहुत सस्ता है। अगर आप 100-200 रुपये का भी लेंगे तो ये पूरे महीने आपको चल जाएगा। आपने सिर्फ 1 चमचा या आधा चमचा लेना है और पानी के साथ पी लेना है। थोड़ा सा तीता लगेगा आपको क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं वो थोड़ा सा अजीब सा मुंह का जायका कर देती हैं। इसमें तकरीबन हमारा एक कड़वे जायके के अलावा 5 जायके होते हैं, लिहाजा ये जायकों के हवाले से भी एक बेहतरीन दवा है और योग में ये सबसे बड़ी दवाओं की सबसे बड़ी दवा मानी जाती है। यानी ये सबसे बड़ी दवा मानी जाती है, सरताज दवा है और इसको कहते हैं त्रिफला। हिकमत में ये इत्री फल के नाम से, ये जिसमें इत्री फल कुदूसी, इत्री फल दमानी, इत्री फल अज़मी, ये सब मिल जाएंगे। इत्री फल जिसको कहते हैं वो त्रिफल का ही एक हिस्सा है। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यहीं पे मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने देखा योगी वजाहत को, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल के साथ छोड़ के गई थी कि क्या छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है? सर, स्ट्रेस सबको होता है, छोटे बच्चे का स्ट्रेस अलग है। ओके। फॉर एग्जाम्पल भूख मिली, अम्मा ने भी खाना नहीं दिया, भूख लगी है तो फिर स्ट्रेस होगा। अच्छा, स्कूल का इम्तिहान है, चाहे इवन क्लास 1 में हो, स्ट्रेस होगा उसको। अच्छा, इसी तरह अम्मी कह रही है ये करो, इस वक्त सो जाओ, वो नहीं सोना चाहता, वो स्ट्रेसफुल। दोस्तों से खेलना है, गली में क्रिकेट खेल रहा है, छोटा बच्चा है, खेल रहा है क्रिकेट, कुछ भी खेल रहा है, माँ मना करती है, उसका स्ट्रेस होगा। सबसे बड़ा स्ट्रेस उस वक्त होता है जब आप अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। वाह, सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। उस बच्चे की इज्जत नफ्स को ख़त्म कर देते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देते हैं और वो स्ट्रेस इतना होता है कि फिर उस स्ट्रेस को निकालने का कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादा ये बच्चा रोने लगा, आपने प्यार कर दिया, मगर आपको नहीं पता आप कितना बड़ा डैमेज कर चुके हैं उस बच्चे को। अगर 1-2 दफ़ा भी कंपैरिजन करो तो डैमेज हो सकता है। डैमेज शुरू 1-2 दफ़ा करते ही नहीं ना। प्रॉब्लम है जिसकी आदत है वो हर चीज़ में कंपेयर करेगा।
अगर आपको लगता है कि आपके बेटे की कारकर्दगी अच्छी नहीं है किसी और से, तो उसका तरीका ये होता है कि आप कहते हो कि बेटा देखो, सलमान जो है उससे ज़्यादा तुम्हारे में कुछ सलाहियत है, मगर वो सलाहियत तुम्हें 10 साल की उम्र के बाद काम आएगी या 20 साल की उम्र में काम आएगी। अभी तुम्हें ये करना है कि तुम्हें सलमान अच्छा पढ़ता है तो तुम्हें इसलिए पढ़ना है कि आगे जाके तुम कोई कामयाब इंसान बनो। तो सलमान की तारीफ़ करनी है, साथ साथ बच्चे की तारीफ़ भी करनी है। सर एक और चीज़ आप हमेशा बताते हो, मैं चाहूँगी कि इस वक्त आप बात करें, क्योंकि बचपन में डॉक्टर मोइज़ ने मुझे बताई थी चीज़ टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, एंड दैट वाज कि नंबर 1 एक ही आता है, तो उसका स्ट्रेस बच्चे के ऊपर क्यों डालता है? आप नंबर 1 वाली पॉलिसी गलत है। कभी बच्चे को ये मत कहे कि तुमने नंबर 1 आना है, फर्स्ट आना है। अच्छा, सिर्फ स्कूल की नहीं, रेस हो नंबर 1 आना है, हाँ, कोई काम हो, कोई एथलेटिक हो, कोई स्पोर्ट्स हो, नंबर 1 आना है। ये नंबर 1 होता ही नहीं है कोई। अगर सारे नंबर 1 आ गए तो नंबर 1 होगा ही नहीं, सारे एक ही जैसे होंगे। तो आपने बच्चों को ये करना है कि बेटा तुमने कोशिश करनी है कि जितना अच्छा कर सको। बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई स्कूल के प्रिंसिपल्स या स्कूल के ओनर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर बच्चा फेल होता है तो इसके रिपोर्ट कार्ड में F की जगह या फेल की जगह लिखे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हाँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, राइट। फेल का मतलब you can do better. यू कैन डू बेटर। फेल का मतलब ये है कि वो जिंदगी भर में फेल हो गया, सब में फेल हो गया। आपने तो ये कह दिया ना, कॉनिटेशन कॉनिटेशन, बिकॉज जनरलाइजेशन करते हैं ना, हम स्पेसिफिक नहीं करते, हम जनरलाइजेशन करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को जब अगर आपने कोई बात समझानी है तो एग्जैक्टली ये ना कहे कि तुम नहीं जानते वो जानता है, वो बेहतर है तुम बेहतर नहीं हो, ये नहीं करे आप। ठीक है, तो अपनी ये आदत आप चेंज करेंगे, अपने बच्चों को, अपने आप को और किसी भी आसपास के शख्स को किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे। बिकॉज जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो आप तो समझ रहे हैं कि आप उसकी बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेहतरी नहीं कर रहे होते, आप उसका बल्कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे होते हैं। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइज़ की एक हैबिट, और जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोइज़ से फिर मज़ीद बात करेंगे स्ट्रेस के ऊपर कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के सर पे डालने से उसका स्ट्रेस बढ़ता है। सो कीप वॉचिंग। लोग कहते हैं डॉक्टर मोइज़ कितने कामयाब है, गाड़ी भी है, पूरी दुनिया में घूमते हैं, क्रूज़ पे भी जाते हैं। ये जो लोग मवाजना करते हैं ना, मेरे साथ कंपेयर करते हैं, वो मेरा आज देख रहे हैं, ये मेरी कामयाबी, ये रिज़ल्ट देख रहे हैं। इस नतीजे के पीछे 40 सालों की काविश, कुर्बानियाँ, मेहनत, यानी जिस तरह लोहार जो है ना वो आग में से लोहा निकाल कर फिर हथौड़ा मारता है उसके ऊपर, कितने साल ये हथौड़े मैंने खाए, वो लोगों को नज़र नहीं आता, लोगों को मेरा आज नज़र आता। हम कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, किसी कामयाब शख्स को देखें तो ये अल्लाह ताला दुआ करे कि परवरदिगार उसको कामयाबी दी, मुझे भी कामयाबी अता कर। आपको नहीं पता किसी कामयाब शख्स के पीछे कितनी नाकामियाँ हैं। मैंने बड़ी नाकामियाँ देखी हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। जब मैं किसी कामयाब शख्स को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये शख्स अगर आज इस मकाम पर पहुँचा है तो पीछे क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या खोया है। ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखिएगा, काम आएगी। शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। और आपने देखा डॉक्टर मोइज़ की एक हैबिट। अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो उसको 42 डेज तक रेगुलरली करें। अगर आप उसको मुसलसल करते रहेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। सो इट कैन बी एनी बिहेवियर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे क्या किसी शख्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है? तुम मुझे बताओ, जब मैं तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ तो तुम परफॉर्म करती हो कि नहीं करती? बहुत अच्छा। स्ट्रेस ना नुकसानदेह ना फ़ायदेमंद है। ओके, राइट। वैसे मैं छुप जाती हूँ जाके, लेकिन बट स्ट्रेस कई दफ़ा बहुत फ़ायदेमंद है, मगर अगर कंटिन्यूसली हो, प्रोलॉन्ग्ड हो और ख़त्म ना हो तो फिर नुकसानदेह। सही। लोग बाज़ दफ़ा स्ट्रेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। देखें, एथलेटिक, उसने कोई परफॉर्मेंस देनी है, वो स्ट्रेस में बेहतरीन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सेल्स के लोग अंडर स्ट्रेस में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, टारगेट्स अचीव कर लेते हैं। दुनिया के हर शोबे में इंसान स्ट्रेस की वजह से बेहतरीन परफॉर्म करता है। प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेस कंटिन्यू ना रहे। जब आपने परफॉर्म कर दिया, स्ट्रेस नीचे आ जाना चाहिए, ठीक। गुलकार, कव्वाल, जब वो गाता है या कव्वाली करता है तो उसके गले में भी स्ट्रेस होता है, वोकल कॉर्ड्स में भी। तो इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को आमतौर पर पता नहीं होती। स्ट्रेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करें। ओके।
एक फिज़िकल स्ट्रेस, जिस्मानी स्ट्रेस। अच्छा, जिस्मानी स्ट्रेस ये कि बहुत लंबे टाइम काम किया, गर्दन में दर्द हो गया, कुर्सी पे बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया, या आपने वज़न उठाया, या आपने मेहनत, हाँ बहुत खड़े रहे। मैं कभी कभी मुझे हैरत है, बाज़ जगह हम लोग, तो मैं कभी मैं लेके जाता हूँ स्टोर्स में, तो वो जो सेल्स गर्ल है या सेल्स बॉय है वो खड़े रहते हैं। तो होटल्स में जब हम वर्कशॉप करते हैं, रिसेप्शन पे लोग खड़े रहते हैं मुसलसल, और बैटिंग। आई एम सरप्राइज कि क्यों उनको उनके ओनर जो है वो क्यों नहीं कहते कि अच्छा भाई थोड़ी देर के बाद बैठ जाया करो। नहीं, आई डोंट नो व्हाई, उससे भी स्ट्रेस होता है। फिर कोई भी मेहनत मुशक्क़त का काम हो वो भी तो स्ट्रेस ये होता है। फिजिकल स्ट्रेस है। एक में और चीज़ भी आ गई, ग्रेविटी की वजह से हमारे पूरे ऑर्गन्स, जिस्म के जितने ऑर्गन्स हैं वो भी अंडर स्ट्रेस है, दबाव में है ना, क्योंकि हम नीचे से खींच रहे हैं। नीचे से खींचे दब रहे, ऊपर से वजन है हमारे सर पे। अच्छा, ऊपर से वजन है, ऊपर से वजन, ग्रेविटी का। अब दूसरी चीज़ जो है, दूसरा स्ट्रेस जो है वो आपका कहता है इमोशनल स्ट्रेस। अच्छा, हम इमोशनल बीइंग है, कोई हमें इज्जत ना दे, कोई बुरा भला कह दे, कहीं हमारी बात ना सुनी गई हो, कहीं अपनी पसंद की कोई चीज़ ना हुई हो, तो इस वजह से गुस्सा आता है। ये भी फिर एक स्ट्रेस पैदा करता है, इमोशनल स्ट्रेस में। तीसरा स्ट्रेस का फॉर्म है, उसको कॉग्निटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये हमारे नज़रियात के ख़िलाफ़ कोई बात हो, हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ बात हो, या मैं समझता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं डिज़र्व करता था ये टाइटल, ये रिवॉर्ड, या ये प्रमोशन, या ये बोनस, और मुझे नहीं मिला, तो ये कॉग्निटिव स्ट्रेस है। और चौथा जो आप बहुत रिसेंटली दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ, उसे स्पिरिचुअल स्ट्रेस कहते हैं। ये चारों का अजीब व गरीब ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर अगर आपको इमोशनल स्ट्रेस है तो इवेंचुअली वो कॉज करेगा आपको फिज़िकल स्ट्रेस, फिज़िकल स्ट्रेस का लूप बनेगा कॉग्निटिव स्ट्रेस, और इवेंचुअली आप या तो अल्लाह से दूर चले जाएंगे तो फिर तो स्ट्रेसफुल है, करीब हो गए तो स्ट्रेस रिलीज होगा। तो अब ये आपस में कनेक्टेड है, इसको समझना है कि आपको, देखिए स्ट्रेस से जान नहीं छूट सकती। यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम स्ट्रेस एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग। किसको स्ट्रेस नहीं होता? मुर्दे को। जिंदा इंसान को स्ट्रेस होगा, स्कूल का स्ट्रेस, पढ़ाने का स्ट्रेस, आगे नौकरी का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, हर चीज। इनफैक्ट जो आप चीज खा रहे हो तो आपकी बॉडी हजम कर रही होती है, वो भी स्ट्रेसफुल, वो भी स्ट्रेस से गुजर रही होती है। बिल्कुल तो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखें कि हमें ऐसे मेजर्स करने, ऐसी कोशिश करनी है कि स्ट्रेस को हम ख़त्म कर, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को हम ख़त्म कर दें। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज रेगुलर करें, वॉक करें, जिम जाएं, ब्रीदिंग करें, रिलैक्सेशन करें, तो आपका फिज़िकल स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है उस वक्त के लिए। इसी तरह इमोशनल स्ट्रेस है तो फिर आपको अच्छी अच्छी बातें सुने, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुने, अच्छी अच्छी वीडियोस देखें, उससे आपका इमोशनल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बाहर नफ्सियात से कांटेक्ट करें। माहिर नफ्सियात। कॉग्निटिव स्ट्रेस जो अकीदा है, तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा फ़लसफ़ा ज़िंदगी का बनाना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वही सही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। माइंड ये नहीं कि व्हाट आई थिंक इज़ राइट, नहीं, दुनिया के और लोग भी सही हो सकते हैं, हमारे नज़रियात के इख्तलाफ है। तो यहाँ थोड़ी सी एक पर्सनल फ़िलासफ़ी डेवलप करनी होगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेस के लिए एक ही रास्ता है, अपने पैदा करने वाले से क्लोजनेस, राब्ता रखें, उससे करीब हों और उसका जिक्र किया करें, तो आपका स्ट्रेस, बाकी स्ट्रेस पे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सही। क्या इसके अलावा कोई और मैनेजमेंट की टिप्स है आपके पास? हाँ, बता सकते हैं थोड़ी सी। चलिए हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोई से गोल्डन वर्ड्स। हम वापस आएंगे तो स्ट्रेस तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आप भी स्ट्रेस में होंगे कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, और हमको भी स्ट्रेस होता होगा डेफिनेटली। लेकिन हम डॉक्टर मोई से आके पूछेंगे कि अब ख़त्म जो चीज़ नहीं कर सकते उसको मैनेज कैसे करें। सो कीप वॉचिंग। क्या अजीब दुनिया है कि गरीब खुराक की तलाश में मीलों चलता है, खुराक की तलाश में अपने पेट के लिए मीलों चलता है, और अमीर उसी खुराक को हजम करने के लिए कई मील चलता है। वेलकम बैक। और आपने देखे डॉक्टर मोई के गोल्डन वर्ड्स, और इसी के बाद हम पूछेंगे अब डॉक्टर मोई से कुछ गोल्डन टिप्स भी। सर हमें बताएं कि अब एक चीज़ तो ख़त्म नहीं हो सकती लाइफ से, एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। सो इसको आप मैनेज कैसे करें? बिकॉज द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ मैनेज इट। बिल्कुल सही है, मैनेज ही करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस दें दूसरों को, कोशिश करें कि दूसरों के हेल्प कर सके, पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने घर में जो आपके दूसरे लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करें, दूसरों के गम में खुद शामिल हो। ये आपको स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक ईजी, इसमें पैसे खर्च नहीं होते, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा, जैसे मैंने कहा था, वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बड़ी हेल्पफुल होती है, मेडिटेशन, ये मराकबा रिमार्केबल है स्ट्रेस को खत्म। दुनिया में इस वक्त कहा जाता है कि स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा ख़त्म करना या कम करना या इसको रिड्यूस करना
या इसको डी स्ट्रेस करने में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है वो है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन नहीं करते तो इवेंचुअली एक वक्त आता है जब आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती मेडिटेशन की बजाय। वाओ। तो मेडिकेशंस को अवॉइड करें, ज़रूरत ना हो तो मेडिटेशन करें। 15 मिनट रोज़ आंखें बंद करके बैठें, अपनी सांस लेने और सांस निकालने का जो अमल है उस पर तवज्जो मरकूज़ करें, आप बिल्कुल धीमे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल। सो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। जो सबसे बड़ा हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मंथ दिया गया है वो रमज़ान का, बिकॉज इस मंथ में आप शेयर भी करते हैं, इस मंथ में आप एक्सरसाइज भी करते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग 5 टाइम्स रेगुलरली प्रेयर्स। इस मंथ के अंदर आप अपनी भूख को, टाइम को भी मैनेज करते हैं, और इस मंथ में आप सर्विस भी देते हैं। आपके पास जो है आप कोशिश करते हैं आप उसको बांटें, आप ज़कात निकालते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत मंथ है जो आपको पूरे जो 11 महीने का स्ट्रेस उसको ख़त्म करने में आपके काम आता है। आई होप यू एंजॉयड दिस शो, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस शो। आपसे होगी कल मुलाकात, ज़रूर देखिएगा माह रमज़ान। लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर ये बात बतानी, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस शो का हिस्सा बने और यहाँ से गिफ्ट हैम्पर जीतें, all you have to do is to subscribe to our YouTube channel that is Mind Sciences Official। और इस वक्त हमारे स्पॉन्सर्स के नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इन स्पॉन्सर्स के पेजेस को लाइक करें, इनको फॉलो करें, एंड जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आप हमारी माह रमज़ान की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेगा उसके चांसेस गिफ्ट हैम्पर के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस गिफ्ट हैम्पर में भी एक सरप्राइज़ है, वो ये सरप्राइज़ है कि आपको डॉक्टर मोइज़ की सीरीज़ मिलेगी, और उनमें से एक जो सीडी है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। वो लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है और पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम उन तक गिफ्ट हैम्पर तो नहीं लेके जा सकते। लेकिन उनके लिए हमारे पास एक जो सरप्राइज़ है वो ये है कि 23 अप्रैल को हमारी रेकी की ऑनलाइन वेबिनार वर्कशॉप हो रही है, उसका फ्री वाउचर फॉर 3 लेवल्स ऑफ रेकी आपको मिलेगा। सो द वन पर्सन हु विन कैन लर्न रेकी हीलिंग लेवल्स विद डॉक्टर मोइज़ हुसैन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे डॉक्टर मोइज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।